हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपका पीटीटी 2025 का पेपर बहुत ही शानदार रहा होगा। तो उसी पीटीटी पेपर के सॉल्यूशन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वन बाय वन हमारी सारी फैकल्टी आप लोगों से रूबरू होगी, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक सटीक रणनीति से बताए जाएंगे, जिसमें मैं आपका यस सर, अब मैं बात करने वाला आपका शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में हमारे सामने कुल 50 प्रश्न थे टीचिंग एप्टीट्यूड से, और उसमें से 150 नंबर का आपका पूरा पार्ट था। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो मार्किंग होती है दोस्तों, वो 3, 2, 1 और 0 के हिसाब से होती है। मतलब आपने एकदम गलत आंसर सेलेक्ट किया होगा 4 विकल्पों में से तो ही आपका 0 आएगा, अन्यथा आपको 1, 2 और 3 नंबर तो अवश्य मिलेंगे। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 3 नंबर का जो आंसर वाला जो ऑप्शन होगा उसी को आपने सेलेक्ट किया होगा। तो बिना देरी के हम शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में दिया जाना हितकारी होगा। जो शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जो निर्देशन दिए जाते हैं, तो उसी शैक्षिक निर्देशन के बारे में बताया गया है कि शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकारी होगा। तो प्रारंभ से लेकर प्रत्येक कक्षा में, जैसे जैसे बालक अलग अलग कक्षाओं में आगे बढ़ता है, हर कक्षा का अपने आप में एक अलग निर्देशन होते हैं, तो उन निर्देशों का बच्चा पालन करे। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की होती हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त विशेषता कौन सी होती है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में शिक्षक अभिभावकों की भागीदारी कैसे बढ़ावा दे सकता है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है यहाँ पे। इसमें से आप अगर ऑप्शन को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे बताया है कि भागीदारी अभिभावकों की बढ़ाने के लिए पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि अभिभावकों के साथ नियमित रूप से क्या करना है, हमको संवाद करना है। संवाद स्थापित करने के साथ उन्हें निर्देश मतलब निर्णय लेने में भी शामिल करना है, जो जिससे अभिभावकों की भागीदारी बढ़ती रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेल आधारित शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो खेल आधारित शिक्षा से तात्पर्य कि बच्चों को खेल खेल में खिलाना है। खेल खेल में दोस्तों खिलाना नहीं, पढ़ाना है ना। तो खेल खेल आधारित शिक्षा का मतलब क्या है, यहाँ पे खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक बच्चा सबसे पहले समाजीकरण का पाठ कहां से सीखता है। एक बच्चे के अंदर जो सामाजिकता की भावना होती है दोस्तों, वो सबसे पहले कैसे विकसित होती है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना सबसे पहले विकास जो होता है उसके बच्चे के माता पिता से होता है दोस्तों। तो बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना का विकास किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहले पूछा है तो सामाजिकरण की भावना बच्चे के माता पिता से आती है। उसके बाद विद्यालय होता है, परिवार भी होता है। शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है। एक जो शिक्षक होता है वो चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दे सकता है। अगर इसका राइट ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कि नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों पर चिंतन करें और फीडबैक मांगकर इसका समाधान किया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करता है। कि मतलब छात्र उस अध्यापक से कैसे संबंध बनाए रखना चाहता है, कैसा अध्यापक हो तो छात्र से बेहतर संबंध बने, इसके बारे में पूछा गया है। आप अपना पेपर साथ में लेकर बैठे, पेपर में जो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उस ऑप्शन के ऊपर हाथ आप टिक भी कर लें और आपकी आंसर की के साथ आप मिलान कर लें, जिससे आपका सही आत्म मूल्यांकन अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो छात्रों को समझाकर पढ़ाता है दोस्तों, है ना। छात्रों को खूब हंसाता है, नहीं ये सब फालतू बातें हैं, हंसाने तो हंसाने के लिए तो कुछ भी हम गप्पे लड़ा ले, और बच्चा पढ़ने के लिए एक कक्षा के अंदर एक विद्यालय में आता है तो सबसे बेहतर विकल्प हमारे सामने कौन सा होता है, छात्रों को समझाकर पढ़ाया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों में विकास की मानसिकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। विकास की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। आपका पेपर साथ में लेकर बैठे, आप ऑप्शन के ऊपर टिक लगाते रहे। शिक्षक प्रतिक्रिया और चुनौतीपूर्ण अवसर देगा जिससे बच्चे की मानसिकता का विकास अच्छी तरीके से होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन देखें, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, तो ये कथन किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर एक रेखा चित्र के बारे में बताया है और 100 से अधिक यहाँ पे शब्द निहित होते हैं, तो ये कक्षा में शिक्षण अधिगम जो सहायक सामग्री होती है उनके प्रयोग के ऊपर महत्व के बारे में बात बताता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद
यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया है तो आप क्या करोगे? उसकी आलोचना ही करनी है कि प्रशंसा ही करनी है? इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर विकल्प क्या है कि अपने मित्र से बात करेंगे और गलत फहमियां, जो भी नाराजगी है उसको दूर करेंगे कि भाई तुम मुझसे क्यों नाराज है ना? दूसरे के सामने आलोचना ही करनी है या उसका मजाक उड़ाना, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा होना चाहिए? एक अध्यापक के लिए सबसे बढ़िया उसका गुण यही होना चाहिए कि अध्यापन के प्रति वह क्या करे? पूरी तरह से निष्ठता के साथ बना रहे। तो अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण का जो भाव है, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति कब होती है, ये पूछा गया है। तो एक अध्यापक को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब उसके छात्रों का परिणाम उत्तम होता है। तो छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से ही एक अध्यापक संतुष्ट होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध कैसे बना सकता है? तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है? सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है कि उसकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करे। वैसे इसके अलावा भी कुछ कुछ ऑप्शन सही हैं, उनमें 2 नंबर और 1 नंबर भी मिलेंगे, पर यहाँ पे हम उन्हीं ऑप्शन के ऊपर जिक्र कर रहे हैं या उन्हीं विकल्पों के ऊपर बात कर रहे हैं जो फाइनली हमारा एकदम करेक्ट होगा उसके बारे में। तो उसकी समस्या को सुनने के बाद उसका क्या करे दोस्तों? निदान करे। उसके बाद 64वां क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बालक वो होते हैं जो अलाभान्वित होते हैं, दुर्बल वर्ग में आते हैं या निःशक्त बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक किस में आते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बालक आते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ क्या करना चाहिए? तो उनको जो आवश्यकता है उसी के अनुसार उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामने विभेदित निर्देश का उपयोग करने का और व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार उनको अनुकूलन करना चाहिए। तो जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता है बच्चे की, जो बच्चे की जरूरत है, विशेष आवश्यकता वाला बालक कौन सा होता है? जिसकी विशेष जरूरत होती है। तो उसी विशेष जरूरत को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? उसको शिक्षा दे देनी चाहिए। अनदेखा नहीं करना है ना? दृष्टिकोण को मतलब सभी के लिए एक जैसे दृष्टिकोण नहीं अपनाना है। तो ये सारे विकल्प वैसे ही गलत होते हैं। तो जो हमारा फाइनली आंसर कौन सा होता है? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद 65वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 65वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? रचनात्मकता और मौलिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नए नए विचार बच्चों के अंदर पैदा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो विचार मंथन और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा। पेपर हमारा बहुत बड़ा है, हम केवल विकल्पों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बाकी आप ऑफलाइन जब भी मिलेंगे तो उस समय हम क्वेश्चन के ऊपर विस्तृत चर्चा भी जरूर करेंगे। केवल हमें अभी ऑप्शनों के ऊपर ही ध्यान देते हैं जो करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 65वें क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद, कक्षा में व्यवहार को प्रतिबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? एक कक्षा है, उसमें व्यवहार को प्रबंधित करने का, मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एक शिक्षक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि नियम जो है परिणामों को स्पष्ट रूप से स्थापित करके और सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करके एक कक्षा के अंदर अच्छी तरीके से एक शिक्षक मैनेजमेंट स्थापित कर सकता है। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना पेपर साथ में लेकर बैठे, मैं लगातार आपको कह रहा हूं पेपर को लेकर बैठे और जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर आप टिक लगाते रहें। 67वां क्वेश्चन है, भगोड़े विद्यार्थी के प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति होगी? भगोड़े विद्यार्थी की तरफ जो भाग जाता है, जैसे उदासीन होता है, वैसे इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फिर भी क्वेश्चन के अंदर दिया है कि भगोड़े विद्यार्थी के बारे में, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी जिक्र कर लेते हैं। तो भगोड़ा कोई विद्यार्थी, उसके बारे में कोई बात पूछी गई है, तो एक शिक्षक के लिए हमेशा होता है कि विद्यार्थी चाहे कैसा भी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। तो यहाँ पर भी क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार थोड़ा सा उसको करना चाहिए। 68वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी अवधारणा से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है एक शिक्षक के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा कि व्यक्तिगत सहायता के आधार प्रदान करके, कि बच्चे कोई विशेष आवश्यकता उसकी है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या दिया जाए? आधार प्रदान किया जाए। 69वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे केवल और राइट ऑप्शनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप अपना पेपर साथ में लेकर बैठे, मैं बार बार कह रहा हूं, उस पेपर के अंदर आपका जो राइट विकल्प होगा उसको आप लगातार टिक लगाते रहे। 69वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालयों में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेतृत्व का गुण प्रदान करने के लिए विद्यालयों में
कौन से अवसर प्रदान करने चाहिए, तो नेतृत्व गुण के लिए कक्षा में मॉनिटर के रूप में चयन किया जा सकता है। एक बालक जो होता है उसको मॉनिटर बनाया जाए तो कक्षा के अंदर नेतृत्व के गुण उस बालक के अंदर विकसित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कक्षा में मॉनिटर का चयन करके। अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन, आप अपने सीक्वेंस को ध्यान में रखें। 70वें क्वेश्चन की बात कर रहे भी, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में प्रश्न क्यों पूछेंगे। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उस समय आपके दिमाग में ये बात हर हमेशा ध्यान में रखना कि आप एक एज ए टीचर हो और आप बच्चों के जो समस्या है उनका निदान हर हमेशा कर रहे हो। तो एक अध्यापक होने के नाते कक्षा में आप कैसे प्रश्न पूछेंगे या प्रश्न क्यों ही पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछने का सिंपल सा कारण क्या है कि विषय वस्तु जो है, हमारे जो पढ़ाने का कंटेंट है उसके ऊपर बच्चों का ध्यान लगातार केंद्रित रहे, इसलिए एक शिक्षक जो होता है वो समय समय पर बच्चों को प्रश्न पूछता रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को व्यस्त करना है, ये सब फालतू ऑप्शन होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है ना। सिंपल सा कारण क्या है कि विद्यार्थियों की जो विषय वस्तु है उसके प्रति उसका ध्यान केंद्रित रहे, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आप अपना पेपर साथ में लेके बैठे। शिक्षक की योग्यता आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, तो एक शिक्षक का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है, यह पूछा गया है। तो शिक्षक का सबसे अच्छा मूल्यांकन उसके शिक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। तो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के कमेंट भी मैं लगातार यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा हूँ और हम हमारा ध्यान पहली बात तो किस पे लगा रहे हैं, अभी पेपर सॉल्यूशन के ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट बाद में देख लूंगा और एक बार हम पेपर सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान पूरा का पूरा आकर्षित करते हैं। शिक्षक के 72 क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्य की स्थापना संभव हो सकती है कि जो छात्र हैं उनमें मूल्य की स्थापना एक शिक्षक कैसे कर सकता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो मूल्य स्थापना के लिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि छात्र शिक्षक को अपना आदर्श और भूमिका निर्वहन करने वाला व्यक्ति मानते हैं। कि जो शिक्षक होते हैं, वो जो छात्र होते हैं वो एक शिक्षक को ही एक आदर्श मॉडल के रूप में मानते हैं, क्योंकि जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसके विद्यार्थी बनते हैं, क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा ही एक विद्यार्थियों में आचरण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक शिक्षक समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है। बालकों के सामने कोई समस्या रखी जाती है, उन बालक उन समस्या का समाधान करें, ये कैसे बेहतर विकल्प के रूप में हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, समस्या समाधान को हतोत्साहित करके, मतलब कि आपका समस्या समाधान नहीं कर सकते, ये सब फालतू बातें हैं। तो हम सीधे राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कहता है कि पूछताछ आधारित होना चाहिए, कि बच्चे जो छात्र होते हैं वो शिक्षक से थोड़ी वार्तालाप करें समस्या को लेकर, और वास्तविकता और अनुप्रयोगों के अवसर प्रदान करके कि बालक को खुद को भी कहा जाए कि आप समस्या समाधान खुद स्वयं करें, तो जिससे बालक की जो रचनात्मकता है, उसमें सृजनात्मकता है, जो उसकी मानसिकता है, उसका विकास भी होता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक विद्यार्थी जो किसी समस्या को हल करने का प्रयास अध्यापक की सहायता के बिना करता है, तो उस समय क्या करना चाहिए। कि एक बच्चा है वो अध्यापक के बिना सहायता से समस्या का समाधान कर लेता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तो शिक्षक उसको डराए कि भाई तूने मेरे बिना पूछे कैसे समस्या का समाधान कर लिया, क्योंकि एक छात्र में भी उसकी आईक्यू होती है, उसकी बुद्धि लब्धि होती है, उसका विवेक होता है, एक चिंतन होता है, तो बच्चा भी अपने तरीके से समस्या का समाधान कर सकता है ना। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, हर हमेशा ऐसे बालकों के साथ क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि बेटा तूने बहुत अच्छा, शानदार, एकदम धमाकेदार काम किया है, ऐसे उसकी तारीफ करनी उसकी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक कक्षा में विविधता और समावेश को कैसे बढ़ावा दे सकता है। एक कक्षा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, विविधता वाली कक्षा है, और उस कक्षा के अंदर समावेश यानी एडजस्टमेंट, समायोजन कैसे स्थापित करेगा एक शिक्षक। क्योंकि आपकी क्लास में भी आप जब भी शिक्षक बनोगे उस समय बहुत सारे अलग अलग बच्चे होंगे, कोई किसी भी धर्म से अलग अलग होगा, लिंग के आधार पर उसमें भेदभाव हो सकते हैं, या अलग अलग संस्कृति और समाज से बच्चा आता है, तो ऐसे कक्षा में आप एडजस्टमेंट कैसे स्थापित कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो छात्र होते हैं अपनी संस्कृति और पृष्ठभूमि के अनुभवों को साझा करने के लिए उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। कि जो भी बच्चे होंगे उनकी सबकी संस्कृति को हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, है ना। संसाधनों के कोई लेना देना नहीं है, अनदेखा करना ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोत्साहन जो शब्द है उसी को देखते हुए आप राइट आंसर देख सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही आसान पोर्शन है आपका, जिसमें आप 150 में से 150 नंबर भी लाना चाहो तो आराम से ला सकते हो। यदि कोई अध्यापक बिना, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यदि कोई अध्यापक बिना आपकी गलती को आपको दंडित करता है तो आप क्या करेंगे। अध्यापक आपको दंडित कर देता, आपकी गलती नहीं थी उसके बावजूद, तो आप क्या करेंगे कि किसी
प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत करेंगे, विद्यालय छोड़ के भाग जाएंगे, ये सब फालतू बातें। आपको सिंपल सा क्या काम करना है, अध्यापक से बातें करनी है और बात करने के बाद खुद को क्या करना है, निर्दोष साबित करना है कि सर मैंने ये गलती नहीं की है, आपने मुझे व्यर्थ ये दंडित कर दिया है। तो एक शिक्षक से वार्तालाप करने के बाद छात्रों को अपनी जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर लेके साथ में बैठे, पेपर के ऊपर आप टिप लगाते हर हमेशा रहे। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक के जो कार्य करने की क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो परीक्षा फल के अनुसार उसको पदोन्नति देकर, कड़े अनुशासन के द्वारा, अच्छा वेतन देकर या उसके कार्यों की सराहना करके। जो शिक्षक अच्छे कार्य कर रहा है उसकी प्रसन्नता करके एक शिक्षक को प्रोत्साहित आप कर सकते हो कि सर आपने बेहतर अच्छा कार्य किया है। तो जब भी उसको मोटिवेशन मिलता है कि मैंने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा हुई है, तो दोबारा भी एक शिक्षक जो होता है वो अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 77वें क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 78वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अच्छे विद्यालय का प्रमुख का चरित्र संबंधित गुण क्या होना चाहिए। एक जो विद्यालय है उस विद्यालय के अंदर शिक्षक का सबसे अच्छा गुण कौन सा होना चाहिए। विद्यालय प्रमुख के बारे में, मतलब जो प्रिंसिपल होता है उसके गुण के बारे में बताया गया है। तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आदर्श विचार होने चाहिए उसके और प्रेरकता की उसके अंदर भावना होनी चाहिए। एक अच्छे विचार है तो उन्हीं विचार, संस्था प्रधान के जो विचार होंगे उसी को देख के जो उसके शिक्षक हैं वो भी उन्हीं विचारों को ग्रहण करते हैं और शिक्षक से फिर विद्यार्थियों के पास जाते हैं। तो एक आदर्श विचार संस्था प्रमुख के पास होने चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता की भूमिका के ऊपर हम बात अगर करते हैं तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी की अगर बात करें शिक्षा में प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करते दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण और सिखाने के बढ़ाने में संसाधनों की जो पहुंच है वहां तक पहुंचाना ही शिक्षा की प्रौद्योगिकता रहती है। आज हर विद्यालय के अंदर डिजिटल बोर्ड रहे, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहे, यही प्रौद्योगिकी का नवाचार है। रचनात्मक मूल्यांकन की प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, कि क्रिएटिव कार्य कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो रचनात्मकता की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हमारा छात्र की प्रगति की निगरानी करना और निर्देश को समायोजित करना कि समय समय पर बच्चों के क्या क्या किया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात किया है। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन होता है, लेकिन समय समय पर जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है वो रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 80 क्वेश्चन 80 में हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन 81 की बात करते हैं, 81 क्या कह रहा है दोस्तों, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक का सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु का ज्ञाता होना चाहिए, उसके अंदर विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक की सबसे बड़ी ज्ञान उसका विषय होता है, उस विषय के अंदर उसकी महारत, उसकी जो योग्यता है वही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आप खेल के मैदान पर दो छात्रों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप कहीं खेल के मैदान में गए, वहां पे दो बच्चे लड़ा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, कि दोनों से बात करें और उनको क्या करें, शांत करें, है ना। ऐसा नहीं कि लड़ रहे तो लड़ने दो, ऐसा नहीं करना है। शिक्षक को हमेशा दोनों के बीच में सामंजस्य, तारतम्य स्थापित करना जरूरी होता है। दोनों को शांत करें और बातचीत करें, तो सी ऑप्शन वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी हैं जो शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो स्वयं के चरित्र और विद्वता के द्वारा उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए, यही सबसे बड़ा बात है। माता पिता से शिकायत करना नहीं, ये सब बात की बात है, प्रधानाध्यापक से शिकायत करना, लेकिन उन शिक्षक अपना खुद के चरित्र का गुण इस तरीके से प्रदर्शित करे कि जो बालक उसकी आलोचना कर रहे थे वो आलोचना करना ही बंद कर दे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 84 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि। वैसे सिंपल सी बात है कि किसी भी छात्र को, जो शिक्षा विभाग है वो भी यही कहता है कि किसी भी छात्र को दंड आप लोगों को नहीं देना चाहिए, हर हमेशा छात्र को विनम्रता और प्यार से अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। तो दंड देकर नहीं, एक प्यार से समझाना चाहिए। कैसी बात है, तो ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान, वो भी यही कहता है कि छात्रों को दंड की अपेक्षा प्यार से समझाना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन की अगर बात करें, आपके पेपर में आप लगातार इन क्वेश्चनों को देखते रहे, कहां पे कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे 85 क्वेश्चन की बात करें, शिक्षकों को निरंतर शिक्षा
से क्या लाभ है? निरंतर एक शिक्षक पढ़ रहा है तो उससे क्या लाभ होगा? तो उसको नवीन ज्ञान समझने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बालकों की सिफारिश अध्यापक से करे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? है ना, कि परीक्षा का टाइम है, अभिभावक आया है और टीचर को कहता है कि मार साहब हमारे सोरा ने पास कराई दे, ये कर देना वो कर देना, इस तरीके की बातें करता है, तो उस समय टीचर को क्या उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए? है ना, अगर वो टीचर हेल्प करता है तो आप खुद ही सोचो कि आपके किसी बच्चे के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार होता है तो आप खुद भी दुख महसूस करोगे। जो बच्चा तैयारी करके जाता है उसके सामने भी कितनी समस्या आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमको कि अभिभावक के परीक्षा देने की सिफारिश करता है तो उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो नम्रता और दृढ़ता से ऐसा करने से मना कर देना चाहिए कि सिंपल सा कि सर ऐसा संभव नहीं है, बाकी बच्चे भी मेहनत करके आते हैं, तो आपके बच्चे के ऊपर विशेष रूप से मैं ध्यान दूं या आपके बच्चे को विशेष रूप से मैं बताऊं ऐसा संभव मुझसे नहीं होगा। निष्पक्ष रूप से विनम्रता से उनको ना कह देना है, ऐसे दादागिरी करके या बेरुखी से भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 86 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद 87 की अगर बात करते हैं, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में खेल क्यों आयोजित किए जाने चाहिए? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है वो खेल के मैदान में ही हो सकता है। एक बालक का सर्वांगीण विकास दोस्तों कहां पर होता है? खेल के मैदान में ही होता है, क्योंकि वहां पे सामाजिक की भावना विकास होता है, संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, भावनात्मक पक्ष का विकास होता है, यानी सारे पक्षों का विकास खेल के मैदान में होता है। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, 88 क्वेश्चन की सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टि होती है। तो सामाजिक परिपक्व अगर कोई सोशल रूप से मेच्योर व्यक्ति है तो ऐसे का गुण क्या होना चाहिए? तो सकारात्मक व्यक्ति होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 की अगर बात करते हैं, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से क्या करना चाहिए? आलोचनात्मक सोच का मतलब यह होता है कि पक्ष और विपक्ष सब चीजों को समझ सके, लाभ के साथ साथ हानि को भी समझ सके। तो आलोचनात्मक सोच के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या करनी है? चर्चा करें और विमर्श में भाग लेके बच्चों से चर्चा करवाए, जिससे बच्चों के अंदर जो मुद्दा है उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में समझ विकसित हो सके। तो 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? समूह कार्य और सहयोग के अवसर यहाँ पे क्या करें? प्रदान करें। वैसे खुले प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन खुले अंत वाले नहीं होते हैं। ध्यान में रखना यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 में। 91 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अब केवल 10 क्वेश्चन बचे दोस्तों आखिर के, फटाफट हम केवल आंसरों की बात कर रहे हैं अभी। 91 जो क्वेश्चन है, 91वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विद्यालय की समय सारणी का आधार होना चाहिए। विद्यालय की जो समय सारणी, जो पढ़ाने का तरीका है उसका आधार क्या होना चाहिए? तो उसका सिंपल सा आधार क्या होना चाहिए? विषय वस्तु होनी चाहिए, छात्रों की सुविधा होनी चाहिए, अध्यापक की सुविधा होनी चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? छात्रों की सुविधा। जैसा बच्चा कहेगा वैसा आपको पढ़ाना है। बच्चा कह रहा है मुझे अभी नहीं पढ़ना तो मत पढ़ाओ, बच्चा कह रहा है अभी पढ़ाओ तो पढ़ाओ, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों के अनुसार आपको समय सारणी का निर्धारण करना है। उसके बाद शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? बच्चे की पहले पाठशाला उसका परिवार होती है, ये दुर्किम ने अच्छी तरीके से कहा है। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? उसका परिवार होता है। उसके बाद एक शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? एक शिक्षक जो होता है वो सकारात्मक वातावरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन। छात्रों के बीच स्पष्ट अपेक्षा स्थापित करके और सम्मान को प्रोत्साहित करके, है ना। बाकी ये बढ़ावा, आक्रामकता, ये सारे जो शब्द है वो भी हमको देखने में गलत लगते हैं। तो सिंपल सा डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 क्वेश्चन के अंदर। 94 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक शिक्षक है उसका प्राइमरी लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो पहला ही लक्ष्य शिक्षक का क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उनको मोटिवेटेड करना। पढ़ाना ना वो सब तो बात की बात है, पहले पर बच्चे को क्लास में बैठाया जाए, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, यही एक टीचर का सबसे पहला गुण होता है। 95 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कक्षा में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधा क्या हो सकती है? तो शिक्षण सामग्रियों का अभाव। सबसे प्रमुख संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में बाधा क्या हो सकती है? तो जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है उनकी बाधा ही सबसे बड़ी कम्युनिकेशन के अंदर बाधा है। 96 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एक शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? 96 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है?
विकल्प और स्वायत्तता प्रदान करके छात्रों में प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक उनके माता पिता ही होते हैं, क्योंकि बच्चा विद्यालय में जाने से पहले घर में भी तो माता पिता से सीखता है, तो पहला अध्यापक उनके माँ और बाप होते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ 98 क्वेश्चन के अंदर, शिक्षकों के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक शिक्षक है वो बच्चों का मूल्यांकन करता है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पे क्या होना चाहिए? 98 क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा? शिक्षण पद्धति और छात्र अधिगम में सुधार करना ही शिक्षक के मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे 98 क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एक शिक्षक छात्र के सीखने का प्रभावी ढंग से आकलन कैसे कर सकता है? एक शिक्षक छात्र के सीखने का प्रभावी ढंग से आकलन कैसे कर सकते हैं कि बच्चे ने वास्तव में सीखा है कि नहीं सीखा, इसके बारे में अगर पता लगाना है तो यहाँ पे वो क्विज, प्रोजेक्ट, बहुत सारे अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करके बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा इसके बारे में पता लगा सकता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100वें लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे नीरज सर आपको आगे सोल्व करवाएंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अध्यापक व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, तो अध्यापन व्यवसाय की सफलता किस बात के ऊपर निर्भर करती है? तो परिश्रम और ईमानदारी के ऊपर निर्भर करती है कि शिक्षक किस तरीके से ईमानदार और परिश्रम रहेगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। तो आज हमने ये पीटीटी जो 2025 का पेपर हुआ आज का हमारा, उसके लाइव सॉल्यूशन के ऊपर हमने चर्चा की। हमने इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की है क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बन जाए, इसलिए हमने इसको शॉर्ट करने के लिए केवल और केवल जो सही उत्तर है, जो सही विकल्प थे, उन्हीं के ऊपर हमने चर्चा की है दोस्तों। तो आगे का हमारा जो जीके का पोर्शन रहेगा दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन 101 से लगाकर आगे के जो भी क्वेश्चन है, हिमालय वगैरह ये सारे जो क्वेश्चन है, तो जीके के क्वेश्चन आपको आगे हमारे नीरज सर सोल्व कराएंगे। नीरज सर आइए सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। आशा करता हूं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और सभी ने अच्छा किया होगा। बिल्कुल, सामान्य जागरूकता को लेकर बात करेंगे दोस्तों। सामान्य जागरूकता के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, हाँ जी बिल्कुल, सामान्य जागरूकता से संबंधित पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी शिखर भारत में स्थित नहीं है? अब ये पूछ रहा है आपसे, हिमालय की ऐसी कौन सी चोटी शिखर है जो भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा चोटी शिखर ऐसा है जो भारत के अंदर स्थित नहीं है? तो देखो दोस्तों, कामेट भी आपके भारत के स्थित है, भारत के अंदर कागड़ी भी है और नंदा देवी भी है। जो है आपके धौलागिरी नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? धौलागिरी। ये धौलागिरी आपके नेपाल के अंदर आता है। कहां पर आता है दोस्तों? नेपाल के अंदर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया था? हाँ, किस संगठन ने किस संगठन से जो है जनवरी 2025 में अलग कर लिया था अपने आप को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने आप को अलग कर लिया था दोस्तों अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है दोस्तों उषा मेहता। क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? सी यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 104 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 104 नंबर क्वेश्चन। इधर देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर है आपके 104 नंबर क्वेश्चन। जी बिल्कुल, 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो यहां पर पूछा गया है आपसे, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपके। हर एक जगह ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ही पूछा जाता है आपके। कजली तीज मेला कहां पर आयोजित होता है? कजली तीज मेला के बारे में यहां पर आपसे चर्चा की गई है दोस्तों। और इतना अच्छा क्वेश्चन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता है दोस्तों, छोटी से छोटी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो यहाँ पर कजली तीज मेला जो है आपसे संबंधित है, या ये आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। ये बूंदी से संबंधित है। आपके 105 नंबर क्वेश्चंस, 105 नंबर क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। अब ये क्वेश्चंस बहुत साधारण क्वेश्चंस है दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस व्यक्ति ने दिया था दोस्तों। सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना दोस्तों। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है महात्मा गांधी। किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कठपुतली शैली यमपुरी, कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है। कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सी। तो ये आपके कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध जो है आपके बिहार से है दोस्तों। कहां से है इसका संबंध? बिहार से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। इसमें आपसे पूछा गया है अजरक प्रिंट के बारे में। कौन सी प्रिंट के बारे में पूछा गया है? अरे दोस्तों, कौन सी प्रिंट के बारे में पूछा गया है? तो यहां पर आपसे अजरक प्रिंट के बारे में पूछा गया है। तो अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए आप सभी जानते हो दोस्तों, बाड़मेर। बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 108 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसमें 2025-26 के उल्लेखित अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कुल कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो लगभग दोस्तों यहां में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 100। लगभग 100 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो लगभग 100 जिलों को यहां पर इसमें सम्मिलित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? तो आपके क्या गुलजार को दिया गया? ये आपके गलत ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। किसको दिया गया था? ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा एक बार क्या पूछ रहा है आपसे। 110 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? तो यहां पर पूछा गया है आपसे निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे। निम्न में से कौन से लोक देवता ऐसे थे जो राव जोधा के समकालीन थे। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे दोस्तों आपके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके वी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़बू जी जो है आपके राव जोधा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? राव जोधा के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहा गया है। प्राथमिक सेल किसे कहा गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए आग्नेय सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। किसके बारे में बताया था? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? पूछा गया है आपसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1973 के अंदर जो है आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है। चलिए 113 क्वेश्चंस के ऊपर बात चर्चा करते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा गया है साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा।
तो किसको कहा है दोस्तों? भारतीय तकनीकी संस्थान, ये गलत बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। कपड़ा मिलें, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आधुनिक शहर, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है आपके सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। 114 क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। 114 क्वेश्चंस के अंदर बहुत अच्छा ज्योग्राफी से यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। 114 नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? तो यहां पर दोस्तों आपसे चर्चा की गई है भैंसरोड अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अरे भैंसरोड अभ्यारण्य की चर्चा की गई है, तो ये भैंसरोड अभ्यारण्य जो है आपके चित्तौड़ के अंदर आ जाएगा। बस्सी अभ्यारण्य है आपके, वो भी चित्तौड़ के अंदर है आपके। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 के अंदर जो है आपसे पूछा गया है पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? पिचवरम मैंग्रोव वन, पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अभी जो है पूर्ण रूप से सॉल्यूशन नहीं आया है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके 116 क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? अरे दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस की जब बात आती है तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को मनाया जाता है। प्रति साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपके मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन। किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों विक्रम साराभाई ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विक्रम साराभाई ने यहां पर की थी दोस्तों। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने यहां पर की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपके करौली जिले से संबंधित है दोस्तों। लांगोरिया नृत्य, कौन सा नृत्य? लांगोरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो लांगोरिया नृत्य के लिए आपके करौली कैला माता के मंदिर के द्वारा अंदर प्रांगण में गाए जाने वाला जो गीत है लांगोरिया के नाम से जिसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपके करौली जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों? करौली जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ दोस्तों आपके? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 2014 को इसे प्रारंभ किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 120 नंबर। 120 नंबर के अंदर आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नैरोबी। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों चित्रकला की देवगढ़ शैली का संबंध किससे है? चित्रकला की देवगढ़ शैली का संबंध किससे है? चित्रकला की देवगढ़ शैली का संबंध किससे है दोस्तों? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रकला शैली से है। कौन सी चित्रकला शैली से है दोस्तों? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रकला शैली से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे चर्चा की गई है दोस्तों किस स्थान पर लोक देवता गोगाजी का जन्म हुआ था? देखो दोस्तों लोक देवता गोगाजी के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो गोगाजी का जन्म आपके ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 1 2 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? गोलेराव जैन मंदिर, निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद में। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? राजसमंद जिले में जो है आपके गोलेराव जैन मंदिर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सम्मानित किया था दोस्तों? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, कुवैत ने किया था दोस्तों। किसने किया था? 2024 के अंदर कुवैत ने किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? कुवैत ने किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे?
अगले क्वेश्चन में यहां पर चर्चा की गई है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है? राजस्व मंडल का मुख्यालय, अरे दोस्तों यहां पर राजस्व मंडल की बात की गई है, और जब यहां राजस्व मंडल की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्व मंडल कहां पर है आपके? तो राजस्व मंडल अजमेर के अंदर है दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर है आपके दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछा गया है किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है? मानस संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सी, असम में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? आपके असम के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 127 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से रीड कीजिएगा क्वेश्चंस को। तो यहां पर आपसे पूछा गया है किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था? 2024 का जो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो कहां पर हुआ था? तो आपके क्या जयपुर के अंदर हुआ था? बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगरा के अंदर भी नहीं हुआ था, पटना के अंदर भी नहीं हुआ था, और यह आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहां पर आपके नई दिल्ली के अंदर जो है आपके प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन रखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का नाम है? विक्रमशिला किस प्राचीन स्मारक का नाम है दोस्तों आपके यहां पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध विश्वविद्यालय। किससे संबंधित है ये? बुद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिएगा दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन से दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था? विश्व ध्यान दिवस कौन से दिवस को घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये पूछा गया है आपके 130 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपके सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास रखते थे। बिल्कुल ये आपके इसमें जो है सही कथन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 131 जो है आपके स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है आपके ईवीएस से लिया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ऑप्शन नंबर ए देहरादून के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? देहरादून के अंदर साथियों। कहां पर है? देहरादून के अंदर है आपके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कीजिए दोस्तों, पढ़िए एक बार, रीड कीजिए क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? तो यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं? निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों आपके? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक के बारे में यहां से पूछा गया है आपसे, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हरिसेन जो है आपके प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं जो है आपके। अगला क्वेश्चन 133 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इसके अंदर क्या पूछा गया है आपसे? तो इसके अंदर पूछा गया है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन जो है सेवा की संस्थापक कौन थे? तो जो है आपके सेल्फ एम्प्लॉयड
विमेन्स एसोसिएशन सेवा के संस्थापक कौन थे आपके? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इला भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इला भट्ट जो है आपके, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? भूदान के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो भूदान के अग्रणी नेता जो है आपके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। हाँ, विनोबा भावे क्या हो जाएगा दोस्तों? विनोबा भावे जो है आपके, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इसके अंदर क्या पूछा गया है आपसे? 135 नंबर क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 के अंदर जल्दी से रीड कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 को। इसके अंदर आपसे पूछा गया है साथियों, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रबंधन की गई है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में है? ऐसी कौन सी मृदा है जो लगभग देश के 40% हिस्से में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, जो नदियों के बहाव से निर्मित मृदा होती है, जलोढ़ मृदा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 के अंतर्गत आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 137 के अंतर्गत पूछा गया है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? तो ये जो है आपके, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या थी दोस्तों आपके? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.02। 12.02। तो यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसके अंदर पूछा गया है किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र एवं सोम की प्रशंसा एवं स्तुति की गई है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद के अंतर्गत दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 139 क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछा गया है किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? तो यहां पर आपसे पूछा गया है निम्न में से हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी, आपके कावेरी नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी जो है आपके यहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन है 141 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? यूरेनियम भंडार से संबंधित कौन सा स्थान यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उड़ीसा में बेलाडीला। उड़ीसा के अंदर जो बेलाडीला स्थान है ये आपके लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और जो है ये आपके यूरेनियम के भंडार यहां से नहीं मिले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 142 और 142 के अंतर्गत आपसे पूछा गया है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बनाया गया है दोस्तों? तो आपके आहू और काली सिंध नदी के जो है तट पर आपके किला बना हुआ है दोस्तों। आपके कौन सा? गागरोन का किला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है साथियों? तो अगले क्वेश्चन के अंदर साथियों आपसे पूछा गया है लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद, इसके अंदर आपसे पूछा गया है लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल
कौन सा था? भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में सर्वाधिक सीट किसको मिली थी दोस्तों? तो आपके ये यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वी, समाजवादी पार्टी को मिली थी दोस्तों। किस पार्टी को मिली थी? समाजवादी पार्टी को यहां पर मिली थी सर्वाधिक सीट दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया था? किस संस्थान ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर वी आपके यहां पर साथियों करेक्ट आंसर रहने वाला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस क्वेश्चन का आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है आपके कौन सा? 146। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 146। 146 के अंदर पूछा है आपसे, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्लेट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है साथियों? स्लेट के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? 147 के अंदर, तो 147 के अंदर आपसे चर्चा की गई है, किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन से जो है राज्य के अंदर है? तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा वी, उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है साथियों? उड़ीसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके अंदर आपसे पूछा गया 148 क्वेश्चंस के अंदर, तो 148 क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तो ये किस कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो यूएनए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इसने जो है आपकी शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 149 की बात करते हैं। चलो 149 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, और इसी श्रृंखला में 149 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम कुसुम जो योजना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सीधा संबंध कृषि से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कृषि और सौर ऊर्जा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? कृषि और सौर ऊर्जा से हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, शिव सागर बांध। दोस्तों इस शिव सागर बांध का जो क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिव सागर बांध का, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिएगा दोस्तों। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। अगला बिल्कुल दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों अगले सेशन में अपन हिंदी को लेकर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हिंदी में जो है आपसे कहां से किस प्रकार के भाग दे के अंदर आपसे हिंदी पूछी गई है दोस्तों, और भाग दे के अंदर हिंदी में आपसे कहां से क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनकी चर्चा करने दोस्तों जा रहे हैं। तो हिंदी में जो है आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 151 के अंदर आपसे पूछा गया है जो है आपके निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि के बारे में पूछा गया है दोस्तों आपके। तो यहां पर स्वर संधि किसमें है दोस्तों? आपके स्वर संधि, तो यहां पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा, डी ऑप्शन आपके यहां पर करेक्ट रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 152 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए, यमुना जो है आपकी जो है यहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यमुना शब्द के अंदर जो है आपके जातिवाचक संज्ञा नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है दोस्तों 153 के अंदर आपसे पूछा गया है विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है। तो विदेशी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? वद किस्मत। कौन सा शब्द बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, वद किस्मत। कौन सा शब्द बना हुआ है आपके? वद किस्मत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है सामूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है। सामूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सी, सेना यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधजल गगरी झलकत जाए, जो है अधजल गगरी झलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो थोड़ी उपलब्धि पर बहुत जो है थोड़ी उपलब्धि पर सेखी बखरना।
है ना। तो ए ऑप्शन आपके यहाँ पर आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 156 क्वेश्चन नंबर 156 के अंदर आपसे पूछा गया है स्वामी नौकर से काम करवाता है, वाक्य में करवाता है शब्द किस क्रिया को दर्शाता है, करवाता है शब्द किस क्रिया को दर्शाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया को दर्शाता है। वी ऑप्शन इसका यहां पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी ऑप्शन आपके यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया को दर्शाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 157 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, वरुण, नयन, हीरा, मलयालम, ये जो है आपके मलयालम स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और यहां पर आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञाएं नहीं है, निम्न में से किस विकल्प में जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वता या मित्रता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इसके अंदर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से अध उपसर्ग से बना शब्द है, अध उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है दोस्तों। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके वी, अध कचरा। अध कचरा जो शब्द है आपके जो अध उपसर्ग से बना हुआ है दोस्तों। कौन से उपसर्ग से बना हुआ है, अध उपसर्ग से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन से 160 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपसे पूछा गया है विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। अनार भी जो है आपकी विदेशी भाषा का है, खच्चर है, चाकू है और दही जो है आपकी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके वी यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसमें पूछा गया है मां खाना पका चुकी है, वाक्य में किस काल को दर्शाता है। कौन से काल को दर्शाता है दोस्तों आपके, तो यहां पर पूर्ण वर्तमान काल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके गौरव शब्द में प्रत्यय है रव, वे, ए, गो। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद गौरव के अंदर जो है पूछा गया है, गौरव शब्द में प्रत्यय है रव, वे, ए या गो, है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को एक बार स्टार लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो है अभी गौरव जो शब्द है शायद इसमें प्रत्यय इनमें से शायद कोई सही प्रत्यय नहीं है, तो हो सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन का आप एक बार स्टार लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 163 नंबर क्वेश्चन नंबर 163 की चर्चा करते हैं और 163 नंबर के अंदर आपसे पूछा गया है देखकर गुण दोष की परीक्षा करना को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है। तो नजर में तोलना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नजर में तोलना, किस में तोलना दोस्तों, नजर में तोलना। तो यहां पर नजर में तोलना इस ऑप्शन का जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस में तोलना दोस्तों, तो नजर में तोलना, किस में तोलना, नजर में तोलना, यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करने जाएं दोस्तों, तो 164 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्य जो है आपके तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 165, हाँ 165 क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, 165 के अंदर आपसे पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हिमालय। क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ए हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसके अंदर आपसे पूछा गया है संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलसी, सी अलसी दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है दोस्तों व्यंजन संधि से बना शब्द है। कौन सी संधि से दोस्तों, व्यंजन संधि से बना शब्द है। कौन सी संधि से, व्यंजन संधि से। तो व्यंजन संधि से बना शब्द कौन सा है दोस्तों, आपके वागीश, वी आपके यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे हो उसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है
168 क्वेश्चंस के अंदर 168 क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है निशाचर का अर्थ राक्षस है, तो निशाचर का अर्थ क्या होगा? निशाचर का अर्थ राक्षस है, तो निशाकर का अर्थ क्या होगा? निशाकर का अर्थ क्या होगा दोस्तों? 168 क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डी, चंद्रमा होगा निशाकर का अर्थ दोस्तों। निशाकर का अर्थ क्या होगा दोस्तों? आपके चंद्रमा रहने वाला है। 169 क्वेश्चन नंबर 169 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण नहीं है, वह लड़का ऑप्शन नंबर सी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पेपर साथ में रखिएगा साथियों, और पेपर को साथ के साथ आपके जो है बुकलेट सीरीज के अनुसार मिलाते जाइएगा दोस्तों। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस 170 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है? 170 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो 170 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है दोस्तों नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नमः प्लस कार, नमस्कार शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 171 क्वेश्चन नंबर 171 के अंदर आपसे पूछा गया है गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ है, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके यहां पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहने वाला है। 172 क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो 172 क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी खान पान, ऑप्शन नंबर डी खान पान जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 173 के अंदर आपसे पूछा गया है भादो शब्द का तत्सम रूप है, तो भाद्रपद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई, ए ऑप्शन जो है आपके यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई इसका जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलिएगा। 175 क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? और 175 क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है उत्तराई शब्द में प्रत्यय है, तो आई यहां पर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय है दोस्तों आपके। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है दोस्तों, नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निवास। क्या हो जाएगा दोस्तों? निवास। संयुक्त स्वर का उदाहरण है दोस्तों। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके 178। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? 178। और 178 क्वेश्चंस के बारे में आपसे क्या पूछा गया है? तो 178 क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों 178 क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाक्रम। ऑप्शन नंबर सी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। प्रसन्न या खिन्न, मधुकर या कर्कश, अनुज या अग्रज, उत्कर्ष या समुत्कर्ष, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है उत्कर्ष या समुत्कर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 180, क्वेश्चन नंबर 180 आशा से अधिक हो, आशा से अधिक को क्या कहा जाता है? आशा से अधिक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशाचित। क्या कहा जाता है दोस्तों? आशाचित कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आशाचित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 181 के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नाक कान काटना, गायब हो जाना, नाक कान काटना, गायब हो जाना, ये अशुद्ध शब्द है दोस्तों। तो यहां पर इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है
है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है साथियों। अगले क्वेश्चंस की मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चंस है आपके, हाँ बिल्कुल, नाक कान काटना या गायब होना है दोस्तों। 181 क्वेश्चन नंबर 181 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची हैं? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची हैं? तो कनक भी जो है आपके स्वर्ण के पर्यायवाची है, कुंदन है, हेम है। ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 183, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है आपके पथभ्रष्ट। अगला क्वेश्चन है आपके 84 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, तो संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बातें जो है आपके यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 185 क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। तो 185 क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कौन से शब्द का? भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी, भुजंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजंग। वी आपके यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 186 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 186। और 186 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? 186 के अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके। कौन सा? ऐतिहासिक यहां पर शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों 187 के अंदर। तो 187 के अंदर आपसे पूछा गया है, मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है दोस्तों इसमें? तो इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है दोस्तों। बहुत लेंथी पेपर है दोस्तों, इसलिए स्पीड लेकर चल रहा हूं सभी साथियों को मैं, और अपना जो है पेपर साथ में रखिएगा और साथ के साथ करेक्ट आंसर को लगाते जाइएगा साथ में दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों 180, और 180 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, तो 180 क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिएगा दोस्तों। और 180 क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा गया है साथियों, जो है आपके निम्न में से शब्द में प्रत्यय प्रे उपसर्ग है। निम्न में से किस शब्द में प्रे उपसर्ग है? प्रे उपसर्ग के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्थान। प्रे उपसर्ग हो जाएगा इसके अंदर। प्रस्थान के अंदर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रे उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 189 और 189 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, गगोर्मी शब्द में संधि है, गुण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? गुण संधि है दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन है 190 और 190 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 190 के अंदर आपसे पूछा गया अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन सा है? तो अव्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 191 और 191 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? तो 191 के अंदर पूछा गया है बड़े बड़े भी अंधेरे करते हैं को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढोल में पोल। ऑप्शन नंबर डी, ढोल में पोल, है ना, इसका करेक्ट आंसर आपके यहां पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 192 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 के अंदर क्या पूछा गया है? रात्रि शब्द का पर्यायवाची है। कौन से शब्द का दोस्तों? रात्रि शब्द का विभावरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों 193 के अंदर। और 193 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? तो 193 के अंदर आपसे चर्चा की गई है दोस्तों किसके बारे में? 193, क्वेश्चन नंबर 193 और 193 के अंदर पूछा गया तट और तीर में निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तट और तीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो किनारा, तट यानी किनारा, है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपकी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 194 में अगर मैं आपसे बात करूं, 194 के अंदर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों? तत्सम शब्द नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खन्नी। खन्नी के अंदर जो है आपके तत्सम शब्द नहीं है।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 95 के अंदर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो थैला आपके देशज शब्द है, चूचू आपके देशज शब्द है, चाबी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपके जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 96, क्वेश्चन नंबर 96। हाँ, इस पैसेज के अंदर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है पैसेज के अंदर, और पैसेज के अंदर जो है 96 क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, तो 96 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है दोस्तों, सत्य को सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और विश्व भोग को भोगते हुए सच्चिदानंद से दूर न जाना, गद्यांश में इसे कहा गया है, गद्यांश में इसे कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मयोग की विलक्षणता, है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 197 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, गीता को इस गद्यांश में क्या कहा गया है, श्री कृष्ण की वंशी संगीत कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों 198 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, तो 198 के अंदर आपसे पूछा गया है, गीता जीवन को किस भाव से नहीं भरती है, गीता जीवन को किस भाव से नहीं भरती है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर आपसे पूछा गया है, गीता जीवन को किस भाव से नहीं भरती है, किस भाव से नहीं भरती है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, इसमें पूछा गया है, गीता को ज्ञान की कामधेनु क्यों कहा गया है, गीता को ज्ञान की कामधेनु क्यों कहा गया है साथियों। तो गीता को काम की कामधेनु क्यों कहा गया है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कर्तव्य बोध के लिए कहा गया है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग साथियों। और जो है आपके ये 200 नंबर का क्वेश्चन है, 200 नंबर का क्वेश्चन जो रहने वाला है, और इसके अंदर आपसे पूछा गया है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गीता मानव जीवन के लिए जरूरी है, गीता मानव जीवन के लिए जरूरी है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों आपके ये हिंदी के क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट दोस्तों, और मैथ रीजनिंग वाले सर आपसे जुड़ेंगे दोस्तों बहुत जल्दी दोस्तों, और सर का मैं स्वागत करता हूं क्लास में। आइए सर, महेश जी सर आपका स्वागत है, वेलकम है, और क्लास को अग्रसर कीजिएगा सर। जी सर, लो सर। प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग का ठीक है। हाँ जी, देखो जैसे दिल्ली को क्या लिखता है अपने पास, दिल्ली को देखो डी कितने नंबर पर आता है अपने पास, 4 नंबर पर। जैसे अपन चल रहे हैं तो देखिए डी कितने पर आ रहा है 4, और आपके ई कितने पर 5, एल 12, एच 8, आई 9। आपके पास एक एक कम लिखना है। जैसे कितना आ रहा अपने पास 3, 3 के बाद 4, ऐसे एक एक कम करके लिखना आपको। एक एक कम करके लिखोगे तो कौन सा उत्तर दोगे आप भी। जैसे एक कम करके लिखोगे तो बेटा 16 है तो कितना लिखना आपको 15, 16 है, 1 है, 20 है, आपका 14 है, 1 है। एक एक कम करके लिख दो। तो कम करके लिखोगे तो एक कम तो आपके पास जेड आएगा 26 आएगा, तो आपके पास कितना आएगा 19 आएगा, 13 आएगा, और आपके पास 26 आएगा। तो आपके पास 15 नंबर पर क्या आता आपके पास ओ, 26 नंबर पर क्या आता आपके पास जेड, और आपके पास 19 नंबर पर क्या आता है एस, 13 नंबर पर क्या आता है, और आपके पास जेड। तो कौन सा उत्तर दिया आपने, बी। शब्दकोश का प्रश्न है दूसरा। सबसे पहले आप देखो
आपके पास सबसे पहले एक चीज बता देता हूं मैं आपके, आर, ये आर ए वाला लेना अपन को सबसे पहले, आर ए। अच्छा, आर ए में सबसे पहले क्या आता है बताओ, सी। तो एक नंबर में इसी को दूंगा, एक नंबर के बाद 2 नंबर इसको देंगे। अब आर ई देख लो, आर ई और आपके आर ई ए, आर ई ए, आर ई ए, ठीक है, आर ई ए। सबसे पहले देखो सी आता है, ये आपके पास आर ई ए, आर ई ए, आर ई ए, ये क्या है, सी है अपने पास। सबसे पहले क्या था, आर ई ए, आर ई ए, ये भी ए, ये भी ए है जी। पहले ये आ गया अपने पास कितना नंबर, 3 नंबर, और ये आपके पास 4 नंबर, और ये आपके पास 5 नंबर। जैसे आपके पास करते हो तो कौन सा उत्तर दोगे आप, आपके पास सी उत्तर दे दो इसका। कौन सा उत्तर दोगे, सी। तो अपन ने उत्तर कौन सा दिया, सी। अच्छा, इसमें क्रम से लगाना आपको। सबसे पहले देखो क्रम से लगाओगे आप तो आपके पास, इसका उत्तर आपके पास डी, इसका उत्तर डी, इसका उत्तर लगाओगे, इसका उत्तर क्या आएगा, सी। देखिए जैसे दोबारा देख लीजिए, ये आर है, ये भी आपका आर ए है। सबसे पहले सी वाला, ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर। देखो 1 में कितना आ रहा है, 4, और 2 में कितना आ रहा है, 2। तो इसके बाद कितना है, 2। तो कौन सा उत्तर हुआ अपने पास, ये इसी से पता चल जाए। इसके नंबर 3। प्रश्न के अंदर ही कोड उपलब्ध है, प्रश्न के अंदर कोड उपलब्ध। जैसे आप सी का क्या लिख रहे हो, सी देखो, सी का क्या लिखोगे इसमें, सी, और सी का क्या लिखोगे, एन। तो सबसे पहले क्या आएगा, एन। तो ये तो आपका उत्तर कैंसिल है। एन के बाद देखो डबल ओ, और डबल ओ का क्या लिखोगे आप, डबल ओ का बोलिए डबल के। पहले एन आएगा, फिर आपके पास के, फिर आपके पास के। अच्छा, इसके बाद एल का देखो, एल का क्या है अपने पास, बी। अच्छा, एच का देखिए, एच का अपने पास क्या आया, एच का आया अपने पास आई। एच का क्या दिया अपन ने, आई। ओ का क्या दिया अपन ने, के। अच्छा, एम का क्या दिया अपन ने, जेड। और ई का क्या दिया अपन ने, वाई। प्रश्न के अंदर ही कोड उपलब्ध है। जैसे लिख रहा है ना आपके पास, एस का पी लिख रहा है, ऐसे डबल ओ का क्या लिख रहा है, के। जहां पर भी डबल ओ था, के लिखा। देखो आपके पास सी का क्या लिखा अपन ने, एन। तो सी का क्या लिखा अपन ने, एन। अच्छा, तो कौन सा उत्तर दिया, एन के आपके पास बी, एन के बी। तो आपके पास कौन सा उत्तर दिया अपन ने, पहला। अच्छा, इसको लिख के सबसे पहले क्या होता, अपराध कितना लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 3 नंबर। आपके पास देखो सबसे पहले क्या लिखना अपन को, अपराध। अपराध के बाद क्या लिखते हैं अपन, देखो सी नंबर दोगे आप। कौन से नंबर आपके पास, सबसे पहले अपराध, अपराध के बाद क्या दोगे आपके पास, डी। देखो ये उत्तर लगा दिए, सबसे पहले क्या लगाया अपन ने, डी। तो सबसे पहले क्या दोगे बताओ, 3 नंबर अपराध। फिर आपके पास क्या है, पुलिस। पुलिस के बाद कितना नंबर अपने पास, 4 नंबर न्यायाधीश। न्यायाधीश के बाद 5 नंबर फैसला। फैसला के बाद क्या होते, सजा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अच्छा देखो, इसमें भी क्या है, प्रश्न के अंदर ही कोड उपलब्ध है। आर ओ ए डी, इसको ये लिखता है आपके पास 6 9 1 12 लिखता है। तो इसको आप ये लिखते हो तो आपके पास एम। अब देखिए एम का नंबर कितना देना अपन को, 5। एम का नंबर कितना दिया मैंने, 5। अच्छा, आई देखो, आई ढूंढ के बोलो, आई का नंबर कितना दे बताओ, आई का नंबर कितना दे, 8। आई का नंबर कितना दिया, 8। अच्छा, आर का नंबर दो, देखो आर का नंबर कितना दिया अपन ने, 6। आर का नंबर कितना दिया, 6। अच्छा, इसके बाद ए का नंबर देखो, ए का नंबर कितना दिया, 1। तो 58 61, ये आपका क्या आया अपने पास, क्या आया, बी। अच्छा, आर का नंबर बताओ, आर कितना देते हैं, आर का 18। एच का आपके पास 8। अच्छा, यू का 21, यू का क्या कितना देना, 21। और आपके पास एल कितने नंबर पर आता है, 12। अच्छा, इसके बाद एक्स कितने पर आता है अपने पास, 24। पी कितने पर आता है, 16। तो आपके पास देखो 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 नंबर पर क्या आता है, ए। 26 के बाद ए आ जाएगा, एक तो ए आएगा। अच्छा, 8 और 4 कितना हो, 12। 12 और 4 कितना हो, 16। 16 और 4 कितना हो, 20। और 20 नंबर पर क्या आती है, टी। तो आपका 80। तो उत्तर कौन सा है अपने पास, सी।
अच्छा, इसके बाद चलिए आगे, कौन से नंबर देख रहे हैं अपन? 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लगाओगे बताओ? 8 नंबर में क्या लगाया? सी। अच्छा, सबसे पहले क्या होती है? बीमारी। बीमारी के बाद क्या होता है आपके पास? परामर्श। परामर्श के बाद आपके पास 2 नंबर चिकित्सा। चिकित्सा के बाद क्या होता है आपके पास? स्वास्थ्य। अपने पास उपचार। उपचार के बाद आपके पास लाभ। कौन सा उत्तर दिया आपके पास? सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं आपके पास। देखो, सबसे पहले बीमारी होती है, फिर आपके पास परामर्श होता है, फिर उपचार होता है, फिर आपके पास चिकित्सा, फिर उसका स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। ऐसे आपके पास देखो दूषित भोजन होता है। दूषित में क्या होता है? दूषित में क्या है? भोजन। तो संक्रमित में क्या होता है? रोग। अच्छा, आगे चलते हम। आगे चले, 102 आपके पास, 210, 365 और आपके पास 320। देखो, इनमें सबके 5 से विभाजित है। ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ये भी आपका 5 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो अलग, विसंगत। विसंगत कौन सा आपके पास? ये आपके पास विसंगत कौन सा? ए। आगे चलिए, देखिए ये आपके पास 11 का है। आपके पास जैसे मैंने ये लिया, ये आपके पास ये अलग है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास देखो ये आपके पास कितना हुआ? 9 टोटल, जोड़ने पर कितना? 3 और 5 कितना अपने पास? ये आपके पास 10। ये आपके पास इनमें से अलग बताना आपको, अलग कौन सा है। देखो आपके पास 10, ये कितना हो रहा है आपके पास? 9। ये भी 9 हो रहा है, ये भी आपका 9 हो रहा है। देखो ये 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, ये भी टोटल 9 हो रहा है। भाई आपके पास 7, 8, 9। ये भी देखो 7 और 2 9, 5, 6 और 3 9। ये लेकिन 10 हो रहा है, ये अलग है। ये सब 9 से विभाजित है, लेकिन वो आपका 9 से विभाजित नहीं है। ये अभाज्य संख्या है, बाकी सारी भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या, बाकी सब भाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या, ये देखो ये भाज्य संख्या, बाकी सारी अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत, पंजाब के बीच संबंध बनाता है? देखो एक बात बताइए, आपके पास ये आपके पास भारत में राजस्थान और पंजाब है, तो कौन सा उत्तर आएगा आपके पास? बी। पूरा भारत का ग्रुप हुआ, राजस्थान अलग, पंजाब अलग। आगे चलते हैं आपके पास। यह आकृति देख रहे हो आप, विषम आकृति है। इसमें जो आकृति है ना, सारी आपको पास आकृति, कोई ऐसे घूम रहे, कोई इधर घूम रहा है। इसमें 2 आकृति सेम मैच कर रही, एक ही उस पर, एक ही तर्ज पर आपके दोनों आकृति सेम मैच कर रही। ये देखो आप, ये आकृति एक तरफ जा रही है, नींद में ऐसी कोई आकृति नहीं एक तरफ जा रहा। तो कौन सा आपके पास 5? तो कौन सा उत्तर दिया? डी। अच्छा, मूर्ति संगमरमर एक टुकड़े का है, तो आपके पास एक लेखक किसने? खाली पृष्ठ के। ठीक है, आगे देखो आपके पास ये सवाल हम देख रहे हैं, इससे आगे चले। अच्छा, के का नंबर कितना आता है आपके पास? देखो के का नंबर कितना है अपने पास? के का नंबर आया अपने पास 11। यहां पर लिख रहे हैं आपका 11, 11, 1, 2, अच्छा 12, 3, 4, 13, 13 के बाद 5, 6, अच्छा 14, 7, 8, अब कितना आएगा बताओ? 15, 15 और आपके पास 9, 10। अच्छा, 15 नंबर पर क्या आता है आपके पास? ओ। और 15 नंबर पर क्या आया? ओ। 9 नंबर पर क्या है? आई। और 10 नंबर पर क्या है? जे। तो कौन सा उत्तर आया? बी। इसको सेट करोगे आप, जैसे ऐसे कैसे सेट करना आपको? पहले आपको एक चिन्ह बनाना है, आपको ऐसे देखिए, ऐसे करके ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर आपको एक लाइन ऐसे गुजारनी है। ये हो गया। इससे आगे चलोगे, एक लाइन ऐसे चिन्ह बना देना। तो कौन सा उत्तर आया अपने पास? सी। कौन सा उत्तर आ रहा अपने पास? सी। आगे चलते हैं। ये देख लो, इसमें क्या आएगा आपके पास? जी। जैसे देखो एन कितने पर आता है? 14, आई आता है 9 पर, ए आता है 1 पर, टोटल हुआ ये आपका 24। अच्छा 24 कितने का भाग दिया अपन ने? 6 का। तो 6 चौक कितना हुआ? 24। इस 6 का भाग दिया तो 4 आया।
अच्छा, कोई सी भी संख्या का भाग दे, टोटल आपके पास ऐसे एस 19 पर जैसे मैं ये कर रहा हूं तो आपके पास कितना 19 बन जाना चाहिए, कितना बन जाना चाहिए 19। तो आपके पास 8 और 8 आपके पास कितना, अपने पास 4, 8 और 4 12, 12 में 7 जोड़ोगे कितना है 19, और 7 नंबर पर क्या आता है अपने पास जी। तो 7 नंबर टोटल कितना हो जाएगा 19, और 19 में मैं 19 का भाग दूंगा कितना आएगा अपने पास 1। अच्छा 4 का भाग दे तो 6 ले लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का भाग देने पर 6 ले लो, इधर की संख्या इधर ले लो, 4 का भाग दिया 6 लिख दो, इधर से इधर चल लो आगे। नेक्स्ट दर्प, इसको जल प्रतिबिंब में देखना है, और जल प्रतिबिंब उल्टा होता है। जैसे आप लिखोगे उल्टा कैसे, आपके पास पहले मैं आपको, जैसे आपका एम का कितना आपके पास एम रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास डब्लू, फिर आपके पास यू, और ये आपके पास एस। तो आपके पास ऐसे चलोगे तो कौन सा उत्तर आएगा आपके पास, उल्टे आएंगे, जो भी अक्षर आएंगे जो आपके पास इसका उल्टा हुआ तो कौन सा, वो 80। अच्छा आगे चलते हैं आकृति में लेके, तो आपके पास देखो त्रिभुज, पहले आयत गिनोगे तो आयत कितना हुआ, एक पूरा आयत, एक के बाद आगे चले हम, एक के बाद आपके पास एक के बाद ये आपका 2, और 2 के बाद ये 3 तो आयत है इसमें, और त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे 8 और 8 कितना हुआ 24, 8 कितना हुआ 24, 24 के बाद आपके पास 2, ये 24 और 2 26, और 26 और 2 कितना हुआ 28। तो आपके पास इसमें कितना है 28। आगे चलते हैं, देखो इसमें अंतर कितना है अपने पास, अंतर पहले आया कितना, एक अपने पास 3, फिर 3 का अंतर आ रहा है, इसमें कितने का अंतर आ रहा है 4 का, इसमें कितने का अंतर आ रहा है आपके पास, इसमें अंतर आ रहा है आपके पास इसमें 6 का, इसमें अंतर कितना आ रहा है बताओ 5, इसमें 5, इसमें भी 5, और इसमें 5 जोड़ो कितना बन जाएगा 39। 5 का अंतर है, 5 जोड़ते ले आओगे तो कितना बन जाएगा 39। आगे चलते हैं, देखो 3 साल का अंतराल है, 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे की आयु, मान लीजिए आप पहला ऑप्शन दिया अपन ने, कितना ले लिया अपन ने 4 का लिया अपन ने, या 6 का लिया अपन, 6 का ले लेते पहले, 6 का देखो 6 के बाद 3 साल का अंतर, 6 और 3 9 और 3 कितना 12 और 3 कितना 15, और 15 और आपके पास बेटा अपने पास देखो 4 लो आप, 4 ज्यादा चला जाएगा, 4 के लेंगे देखो 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और आपके पास 3 कितना हुआ 16, इनका टोटल 50 हो जाना चाहिए, कितना हुआ अपने पास 9 में 7 जोड़ोगे तो कितना 16 और 4 कितना हुआ 20, हासिल कितना बचा अपने पास 2, और आपके पास कितना हुआ 5, 2 3 4 5 हो गया 50। तो 4 साल का, और देखो प्रत्येक अंतर कितने का है 3 का, तो देख 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और कितना 16, और इसमें क्या है अपने पास बताओ। आगे चले हम, इसमें क्या है ससुर, आगे चलते हैं, त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितनी 21, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी अपने पास, त्रिभुजों की संख्या कितनी अपने पास 21। देखो ये आप गिनोगे तो कितना बन जाएगा 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने बताया 8 को किससे गुणा करना 2 से 16 के बाद आपके पास 17 के बाद 18 के बाद एक पूरा 19 20, और बेटा आपका 21, कितने त्रिभुज है इसमें 21। आगे चलेंगे आपके पास 28 नंबर में, जैसे 28 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका, अट्ठाईस नंबर में क्या है आपके पास गुरुवार, 28 नंबर में आपका गुरुवार, और आपके पास इसमें कितना है अपने पास 2/3। आगे चलते हैं, इसमें क्या है अपने पास, आगे चले हम तो इसमें क्या है अपने पास जी, ये आपके पास, ये क्या अपने पास आपके पास एच। आगे चलते हैं, आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद क्या वार होगा, तो कौन सा वार होगा आपके पास रविवार।
आगे चलते हैं। जैसे ये हम सवाल देख रहे हैं, जैसे कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर का ग्रुप में नहीं होना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी जरूर हो। तो कौन सा आ गया अपने पास, कौन सा नंबर देखे हम, बताइए कौन सा नंबर आपके पास, 22 नंबर। कौन सा नंबर आपके पास, 22 नंबर, 22। अच्छा, कितने 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 डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। डॉक्टर भी इस तीनों ग्रुप में होना चाहिए, तो ग्रुप नंबर कौन सा है, 3। इसमें कौन सा उत्तर दे, बोलो 3। अच्छा, आगे चले। आपके पास कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार है, न तो कलाकार होना चाहिए और आपके पास, और नहीं वो क्या होना चाहिए अपने पास, डॉक्टर। तो कितना अपने पास, 25। ये आपके पास कौन सा, 25 आपके पास, बस ये व्रत में होना चाहिए आपके पास, ओनली डॉक्टर को दर्शाता हो। आगे नेक्स्ट। ये प्रश्न थोड़ा सस्पेंस का है, थोड़ा इसमें उत्तर गलत दे रखा है, इसमें दोनों भी हो सकते हैं। ये प्रश्न देख रहे हो, या तो इसमें ही है या फिर इसमें ही है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, 16 का वर्ग 256 है, 15 का वर्ग 225 है। इस प्रकार इसमें कितना आएगा, 210। आगे चलते हैं, इसमें कितना आएगा आपके पास, आगे चलते इसमें कितना आएगा आपके पास, 27। आगे चलते हैं, इसमें क्या आएगा आपका ये, आगे चले, इसमें क्या आएगा आपके पास, इसमें आपके पास बी आएगा, इसमें क्या आएगा आपके पास बी, इसमें क्या आएगा आपके पास ए, इसमें क्या आएगा आपके पास सी, इसमें क्या आएगा आपके पास ए, और इसमें भी क्या आएगा आपके पास ए। पहले में बी आएगा, फिर ए, सी, ए और ए। पहले में आपके पास बी, दूसरे में ए, तीसरे में सी, फिर ए और ए। आगे चलते हैं, इसमें क्या आएगा आपका स्तनधारी। आगे चले, स्तनधारी के बाद आपके पास 45 नंबर में क्या आएगा आपके पास, ए। 45 नंबर पढ़ लीजिए, आपका पास कौन सा आएगा उत्तर, ए। नीचे दिए दे सुरेश दमन, और आपके पास रमेश दमन सुरेश फोन पर संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो दमन के पास टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो केवल एक निर्धारित करता है नंबर। आपके पास निम्नलिखित समूह में से कौन सा व्यक्ति अलग है, ये आपके पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है, एम एच अंसारी। अच्छा, आगे चले हम 47 नंबर पर बात करें आपसे। 47 नंबर की हम बात करें तो आपके पास देखो, जेड आपके पास जो कॉलेज का जो टैलेंट होता है, बच्चे जो प्रतिभा करते हैं, उसमें क्या चाहिए आपको, स्टैंड, अपना कॉमेडी। तो ग्रुप नंबर कौन सा आएगा आपके पास, बोले ग्रुप नंबर कौन सा आएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य समान नहीं है, समान नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप अलग है, इनमें से व्हाट्सएप क्या है, अलग है। अच्छा, अगला आपके पास आर एस से लंबा है, इसमें हम चले तो आपके पास आर, जो आर है ना आपके पास, जो एस से क्या है, लंबा है। आपके पास एस से लंबा है, ये आर लिखा, एस से क्या है, लंबा है। लेकिन ये किससे छोटा है, ये जो आता है आपके पास दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, तो क्या लिखा मैंने, एस। अच्छा, एन से आपके पास, एन के से आपके पास लंबा है, तो आपके पास के एन से लंबा है, तो सबसे आपके पास लंबा कौन है, तो कौन सा आपके पास, हम आगे चले, कौन सा आपके पास 49 में कौन सा आर, तो आपके पास कौन सा उत्तर आया, बी। कारण आपके पास शहर की बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए लचीला, आपके पास कर्मचारी का संबंध किससे है, जो संबंध देख रहे हैं आप, तो कौन सा उत्तर लगाया अपन, बताइए, बी आपके पास। और आपके पास ये कंप्लीट। प्यारे विद्यार्थी, आपके पास जो रीजनिंग का है वो कंप्लीट है। कोई भी दिक्कत हो तो आप बाकी आपके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।